वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह क्लास तीसरा क्लास है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड हिंदी व्याकरण का यानी हिंदी ग्रामर का कर दिया है और हर क्लास के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और उसको एक क्लास का क्वेश्चन जो दूसरे क्लास के क्वेश्चन में इंटीग्रेट करते हुए यानी जोड़ते हुए लेकर सेशन को भी चल रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट बनाया गया है और तो काफ़ी मतलब कि संघर्ष के बाद बनाया जा रहा है। तो आप लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। ठीक है, और अगर आपने अब तक पहले मेरी जो है हिंदी ग्रामर की आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाए प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अलग से लिस्ट बना दिया गया है कि हिंदी ग्रामर मॉक टेस्ट, जिसमें आपको वहाँ पे हिंदी का ही सारा मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अलग से उर्दू का भी बना दिया गया है। उर्दू में भी आपको वहाँ पे उर्दू अगर पढ़ना है तो उर्दू वाला प्लेलिस्ट खोल के आप उससे देख के और उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी अलग से बना दिया गया। ठीक है, तो चलिए, मैंने इससे पहले 20 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम 21वां नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि संयुक्त व्यंजन इनमें कौन है। संयुक्त व्यंजन की पहचान आपको करना है कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर को है कि तरह, ऑप्शन नंबर खो है सो, ऑप्शन नंबर गो हो गया आपका लो, ऑप्शन घो हो गया आपका ढो। इस चारों में से क्या हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन की पहचान करना है कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है। आप इसका जवाब दें, उसके बाद हम जवाब देंगे। चलिए देखिए, इसका सही जवाब संयुक्त व्यंजन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आपका ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। यानी तरह जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यंजन के बारे में जान भी लेते हैं। ठीक है, यानी कि व्यंजन जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला तो वो निकाल ले, नोट करते हुए चले सेशन वाइज सेशन को। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है और ये जो संयुक्त व्यंजन 4 है तो कौन कौन सा है, ये आपको मिल जाएगा अक्षर, त्रा, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा, उसके बाद छरा, त्रा। ठीक है, तो ये टोटल 4 गो संयुक्त व्यंजन। और भी एक प्रकार है व्यंजन का जिसको हम लोग कहते हैं उसम व्यंजन। ठीक है, उसम व्यंजन की संख्या भी 4 है आपको। ठीक है, यानी ये होता है तलप्सो, मूर्धन्य, सो और हो, ये भी 4 है। ठीक है, उसके बाद आता है एक अंत्य अस्त व्यंजन। ठीक है, अंत्य अस्त व्यंजन, इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या भी आपको 4 होती है। ठीक है, जो आपका यो, रो, लो और वो, ये भी 4 गो है। एक टाइप और आपका आ जाता है व्यंजन के बारे में देखा जाए तो, एक टाइप और आता है जिसका नाम है द्विगुण द्विगुण व्यंजन। ये 2 ठो होता है। ठीक है, इसकी संख्या 2 है। ये जो होता है अंगा और उसके बाद जाके आपका ढ। ये जो 2 को व्यंजन है ये आपका क्या है, द्विगु व्यंजन है। अब ये आता है 5वां नंबर के व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन होती है। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या टोटल 25 होती है, जिसमें से आपका को वर्ग आ जाता है। को वर्ग यानी कि को खो गो घो अंगो, उसके बाद जाके चो वर्ग आ जाता है, चो छो जो झोनो, है ना। इस तरीका से आपका तो वर्ग आ जाएगा, है ना। उसके बाद जाके आपका तो वर्ग आ जाएगा, अब पो वर्ग आ जाएगा, है ना। जिसमें से एक वर्ग में 5 व्यंजन रहता है, तो को वर्ग में 5 व्यंजन है,
चो में भी 5 10 हो गया, और टो में भी आपका 5 हो गया 15। तो वाले वर्ग में तो थो दो धो नो, है ना, पो फो बो भो मो, है ना, चो छो जो झो नो, और टो ठो ढो नो, टो ठो ढो ढो नो। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना व्यंजन हो गया, 25 व्यंजन आ गया। ठीक है, तो आपको इसमें ये क्या है कि अब इसका कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज मेमोराइज करने का है, इसलिए आप इसे क्या करें, अपने नोटबुक में नोट करके इसे मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 तरह के व्यंजन के बारे में जिक्र किया, जिसमें संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, उसम व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजन जो है अक्षोत्तरज्ञा है ना। तो और उसके बाद जाकर उसम व्यंजन की संख्या ये भी 4 है, जिसमें से तलफसो मुदनसो सोहो है। अंत अस्त व्यंजन की संख्या भी आपकी 4 है, योरो लोगो, है ना। दीर्घो व्यंजन की संख्या 2 है, जिसको अंगो अढो। ठीक है, उसके बाद जाके स्पर्श व्यंजन की संख्या है, जिसकी 25 है। को वर्ग का 5 आ जाता है, जो वर्ग का 5, अट्टो वर्ग का, तो वर्ग का और पो वर्ग का, जो भी 5 गो है सारा का सारा वो स्पर्श व्यंजन के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो देखा ना जा सके, ये अनेक शब्दों के एक शब्द बताने का है। ठीक है, मैंने हर प्रैक्टिस सेट के अंदर यानी मॉक टेस्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से लेने की कोशिश करता हूँ, और जो चीज़ याद करने वाला है तो उसको मैं मतलब जो समझाने वाला है तो उसको 3-4 टॉपिक मैं इसमें ले लेता हूँ। कम से कम 5 टॉपिक तो ले ही लेता हूँ इसमें से, 5 से 6। और उसके बाद जाकर जो याद करने वाले उस टॉपिक को भी मैं लेता हूँ। जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो एक ठो ले रहा हूँ, एक सवाल ले रहा हूँ, 4 जो ऑप्शन दे रहा हूँ, तो उससे 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीका से विलोम शब्द का भी है, पर्यायवाची शब्द का भी है, मुहावरा के अंदर का भी आपका लिया गया। तो चलिए यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में पूछा जा रहा था कि जो देखा ना जा सके, है ना, जो देखा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या हो जाएगा, है ना, अदम्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में अदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपका अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में अदर्शनीय हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। यानी जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। जो दिखाई ना ना जा सके, है ना, ये सॉरी, जो देखा ना जा सके, है ना, मतलब वही हो गया कि जो दिखाई हमको नहीं देता, अदृश्य उसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर आखिर अदम्य को क्या कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि एक तरीका से समझ लीजिए, अदम्य जो हो जाता है आपका कौन है ना, जो दबाया ना जा सके। क्या हो जाता है ये, जो दबाया नहीं जा सके, जो दबाया दबाया है ना, जो दबाया ना जा सके। ठीक है, जो दबाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अदम्य। ठीक है, और उसके बाद जाके अद्वितीय किसको कहा जाता है। अद्वितीय के लिए एक शब्द, अद्वितीय के लिए अनेक शब्द क्या हो जाता है आपका, ये होता है कि जिसके समान दूसरा ना हो, है ना, जिसके समान, जिसके जिसके समान यानी बराबर जो है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना होता हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अद्वितीय। ठीक है, चौथा आपका खो के अंदर जो आता है अदर्शनीय, इसको ये कहा जाता है, इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि जो देखने योग्य ना हो, है ना, जो देखने जो देखने योग्य ना हो, यानी कि जो देखने योग्य नहीं होता उसको कहा जाता है अदर्शीय। ठीक है, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। उसके बाद जाके जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। ठीक है, और जो दबाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है जिसको कहा जाता है अदम्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका जो है
एक टॉपिक है जिसका नाम है एक तरीका से लिंक। ठीक है, वहीं से आपका सवाल दिया गया है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी लिंक के बारे में जिक्र किया था, है ना। आज इसमें से हम क्या करेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट के जरिया से पुल्लिंग शब्द को पहचानने की भी कोशिश करेंगे, है ना, कि कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग हो सकता है। दूसरे वीडियो के अंदर जब हम स्त्रीलिंग यानी लिंग से सवाल लेके आएंगे तो उसमें हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर का सवाल में देखिए आपका क्या दिया है कि महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान शब्द है एक, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि साध्वी, ऑप्शन नंबर 2 है महती, ऑप्शन नंबर 3 है विदुषी, ऑप्शन नंबर 4 है लेखिका। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा, चलिए दीजिए जवाब। चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि महान का जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसको महती कहा जाता है। महान के स्त्रीलिंग रूप को क्या कहा जाता है, महती कहा जाता है। अब ये जो साध्वी होती है ना, तो साध्वी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो पुरुष पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा तो उसको, इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा साधु होगा। साधु, साधु पुल्लिंग शब्द है और साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, साध्वी। उसी तरीके से महान पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा वो आपका महती हो जाएगा। उसी तरीका से आप विदुषी, तो विदुषी जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और उसके बाद जाके इसका जो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द जो अगर हम बात करें तो पुल्लिंग शब्द इसका हो जाएगा जाके विधान, विधान। ठीक है, उसके बाद जाके जैसे लेखिका, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसकी अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करें तो इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा क्या, लेखक। क्या हो जाएगा, लेखक। ठीक है, तो ये अब मैंने जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने लाया था, 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन को मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया। महान का स्त्रीलिंग रूप महती होगा, और ये जो साध्वी है ये स्त्रीलिंग रूप है जो साधु का है। विदुषी भी आपका स्त्रीलिंग रूप है जो विद्वान का है, और लेखिका भी एक स्त्रीलिंग रूप है जो लेखक का है। अब यहाँ पे से हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे से क्या करना है कि पुल्लिंग की जो है ना, पुल्लिंग की पहचान। आज इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, पुल्लिंग की पहचान जानेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करें। रोमन नंबर मतलब नंबर 1 में हम देखेंगे अगर, तो जितना भी देश है ना, सारे देश का नाम क्या होता है, देश का नाम सारा का सारा आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अंदर पहला पॉइंट याद रखना कि जितना भी देश है सारा का सारा आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अपवाद में याद रखना, दुनिया में तो अपवाद, दुनिया में तो हर चीज का अपवाद मिल जाएगा, तो अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। और अपवाद यहाँ पे मैं देश का नाम नहीं लिखाऊंगा कि कौन कौन सा देश आपका पुल्लिंग होता है, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा दिया देश का नाम पुल्लिंग है। ठीक है, अपवाद वाला लिखा देता हूँ, उसे याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है ना वो अपवाद वाले से पूछा जाता है। क्योंकि हर कोई पढ़ लेता है कि हाँ देश का नाम पुल्लिंग है, पढ़ लिया, अब कोई देश का नाम आ गया जो स्त्रीलिंग था, अब उसका वो वाले को आपका क्या पुल्लिंग बता दिया, है ना, तो जिसके वजह से गलती हो जाता है। आपको क्या करना, जो जो आपका फैक्ट चीज दिया जाता है उसको तो याद रखनी है, और साथ में अपवाद वाले को मेमोराइज करना जरूरी है। यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, जैसे देश का नाम अपवाद में, तो अपवाद में ये जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश जो है, मतलब कि माना जाता है, ठीक है, श्रीलंका हो गया जाके। उसके बाद जैसे कि जर्मनी, है ना, जर्मनी, जर्मनी हो गया, और जाके इटली हो गया। ठीक है, और उसके बाद जाके चिली, चिली भी एक देश है जो आपका, और उसके बाद तुर्की। ठीक है, तो ये जो श्रीलंका, जर्मनी, इटली, चिली, तुर्की, ये जो है आपका कौन सा देश है, मतलब ये कौन सा शब्द है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यानी कि पुल्लिंग की पहचान जान रहा है तो देश का नाम पुल्लिंग हुआ, तो अपवाद में ये सब आपका स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा पॉइंट की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये देखें धातुओं के नाम। ठीक है, किसके नाम, धातुओं के नाम, जैसे सोना चांदी, है ना, हीरा, है ना, धातुओं, धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम भी आपका क्या होता है, आपका पुल्लिंग शब्द होता है। अब इसका भी अपवाद है, अपवाद, तो अपवाद इसका कौन सा है, तो चांदी आपका, बस एक आपको धातु को याद रखना है कि चांदी जो है आपका वो स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे चीज के बारे में कि जैसे कि आपका मान लीजिए द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ किसको कहा जाता है? द्रव्य पदार्थ किसको कहा जाता है? द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम यानी किसको कहा जाता है? जिसको एक तरीका से समझिए तीसरे नंबर का था, जिसको मापा तौला जाता है। ठीक है, ये आपका नाम भी द्रव्य पदार्थों का नाम भी आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ इसका भी अपवाद है। मेन फोकस आपका वो रूल पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सा चीज पुल्लिंग होता है, साथ में आपको याद जो करने की जरूरत है वो अपवाद वाले शब्द को याद करने की जरूरत है। जैसे कि अपवाद में हम ले सकते हैं चाल, है ना, यानी जिसको चावल कहते हैं, चावल, और उसके बाद जाके लस्सी, उसके बाद जाके कॉफी। ठीक है, ये तीन वो चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रहों एवं तारों के नाम। ठीक है, ग्रहों एवं तारों के नाम। ग्रह टोटल संख्या 8 जो है ना, यानी कि मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, है ना, शनि, शुक्र, पृथ्वी, तो ये सारा का सारा आपका क्या है? ग्रह है। तो ग्रह एवं तारों के नाम। ठीक है, तारों के नाम, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द होगा, लेकिन अपवाद में याद रखना है। अपवाद में क्या याद रखना है कि गिरोह एवं तारा का नाम तो वो पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में पृथ्वी, यानी पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग है। पांचवा पॉइंट अपवाद के बारे में और भी हम ले सकते हैं, पर्वतों के नाम। किसके नाम ले सकते हैं? पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं? आपका पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसका भी अपवाद है। ठीक है, अपवाद जो इसका हो जाएगा, अरावली पर्वत जो है वो आपका पुल्लिंग नहीं बल्कि अरावली। तो अरावली पर्वत जो आपका पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, छठा पॉइंट के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो छठा पॉइंट क्या हो सकता है? तो देश का नाम हो ये गया, यहाँ पे ग्रहों के नाम को भी मैंने देख लिया। अब यहाँ पे ये जो होता है आपका वर्णमाला में, वर्णमाला के अंदर जो आपका होता है, वर्णमाला के अंदर जो आपका स्वर देखते हैं, व्यंजन देखते हैं, तो ये सारा का सारा जो है ना आपका मतलब कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सभी स्वर, है ना, सभी स्वर एवं व्यंजन, जितना भी स्वर और व्यंजन है, ठीक है, तो वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? या अक्षर, वर्णमाला का जो अक्षर होता है, अक्षर, ये सभी आपका पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद, भैया जहाँ पे अपवाद ना मिले, ऐसा कहीं हुआ है? आ? ऐसा नहीं हो सकता कि अपवाद कहीं पे ना मिले। कहीं किसी के मोहल्ले में किसी का शादी और उसका कोई रिश्तेदार ना रूठे, ऐसा कहीं हुआ है? तो सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पे कि कोई भी चीज दुनिया में है तो उसका एक अपवाद कुछ ना कुछ होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे अपवाद में अभी हम किसका देख रहे थे, हाँ, तो अपवाद में क्या ले सकते हैं, यानी कि आपका हर्षी, हर्षई, दुर्गई, और आपका तीसरा जो ये जो री जो होता है उसको आपको कहा जाता है। तो अपवाद में बस तीन को ही याद रखना कि हाँ यही तीनों जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जितना भी स्वर या व्यंजन है आपका क्या है? वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद जाके 6 नंबर देख लिया हमने। 7वां नंबर की अगर हम बात करें तो 7वां नंबर में किस चीज को ले लेते हैं? पेड़ों के नाम ले लेते हैं। तो पेड़ों के नाम भी आपका क्या होता है? पेड़ों के नाम। तो पेड़ों के नाम भी आपका क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या हो जाएगा इसका? आप ले लीजिए चंपा, चंपा जो पेड़ है वो आपका हो गया, और उसके बाद जाके एक पेड़ और होता है बकाइन। ठीक है, बकाइन पेड़ है जो आपका स्त्रीलिंग होता है। तो चंपा, बकाइन पेड़ आपका पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पेड़ों के नाम जितने भी पेड़ के नाम है सारे के सारे आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा, लेकिन अपवाद में चंपा, बकाइन जो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एक कितना पॉइंट देखे, 7 पॉइंट देख लिए थे।
8 पॉइंट हम देख लेते हैं। 8वां पॉइंट में अगर बात करें, 8वां पॉइंट की बात करें तो आप ये देखिए अन्य। अन्य का मतलब क्या होता है? अनाज। तो अनाज के नाम क्या हो जाता है? अनाज के नाम ये भी आपका पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद होता है। अपवाद में क्या हो जाएगा? जैसे आपका ज्वार जो अनाज है वो आपका ज्वार, ज्वार आपका स्त्रीलिंग है। उसी तरीका से मक्का, मक्का भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरीका से आप ले लिए सरसों, ये भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरीका से अरहर, ये भी आपका क्या है? अपवाद में यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। 9 नंबर का पॉइंट देखिए अगर हम यहाँ पे, तो 9वां नंबर का हो जाएगा जाके समुद्रों के नाम। समुद्र के नाम, जितना भी समुद्र है, समुद्रों के नाम, के नाम, तो सारे के जितना भी समुद्र है सबके सारे समुद्र का नाम क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं 10 पॉइंट का। आप इसको, ये क्या नाम है, हाँ, एक ये लेके जिन शब्द के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में, ठीक है, क्या आना चाहिए? खो आना चाहिए, है ना। या आपका जो आना चाहिए, या आपका नो, नो ये वाला, या ये वाला नो, है ना, या आपका री होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब है कि वो भी पुल्लिंग शब्द है। तो आज मैंने इस सेशन के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 23 में मान का स्त्रीलिंग लिंग, तो स्त्रीलिंग के बारे में जब जाने, लिंग के 2 प्रकार होता है, जिसमें से एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया था इसका रूप क्या होगा। तो आज इसमें हमने जानने की कोशिश किया कि पुल्लिंग शब्द की पहचान किस तरीका से करनी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि आज का अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। ठीक है, 24 यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे सर्वनाम से रिलेटेड बात आ गया कि कुछ जो है आपका कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक है सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। चलिए देखिए, ये जो कुछ जो है ना, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर आपका गो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, मैंने सर्वनाम के बारे में बात कर लिया था इससे पहली वाली वीडियो के, कि सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रकार के बारे में करेंगे। तो संज्ञा के कितना होता है? संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार, 6 प्रकार। ठीक है, तो अब इसको बारी बारी से हम देखते हैं। एक होता है निश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, निश्चय वाचक, ये जो सर्वनाम होता है निश्चयवाचक, यानी एक तरीका से समझिए कि आपका फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको 2 तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन सा हो सकता है? आपका यह है, वह है, और उसके बाद ये और वे। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे ये 2 तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। एक निकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो रहता है आपका दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो निकट के लिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है वो होता है यह, और दूसरा ये होता है ये। उसके बाद जाके दूर के लिए वह, और नज़दीक के लिए सॉरी दूर के लिए और कौन सा? वे। ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। निश्चय का मतलब ही हुआ फिक्स है। अब कोई चीज़ जैसे कि यह मेरा है तो फिक्स तो हो गया ना, है ना। वह मेरा है, चाहे वह कौन है, तो वहाँ पे फिक्स कर दिया गया, है ना। ये सब देखो कैसे कर रहा है, तो वो फिक्स कर दिया गया ना कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। जो चीज़ फिक्स हो गया जाके, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक के 2 बात क्या आ गया कि जिसमें एक निकट के लिए सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा दूर के लिए।
ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि अनिश्चयवाचक। सवाल ये आता है कि अब अनिश्चयवाचक क्या है। एक प्रकार मैंने डिस्कस कर लिया, दूसरा प्रकार के बारे में बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक क्या रहता है, एक तरीका से आप समझिए अनफिक्स, यानी कि ये फिक्स नहीं होता, यानी कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कितना है नहीं है। जैसे यहाँ पे तो दे दिया ना कि यह लोग कैसे कर रहे हैं, चाहे यह मेरा है, तो वहाँ पे दावा दे कर दिया, एक तरीका से आपको फिक्स कर दिया गया कि इसी के बारे में बात हो रही है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपको अनिश्चयवाचक जो होता है आपका अनफिक्स होता है, जिसके बारे में पता नहीं चल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे जैसे कोई है ना, तो ये फिक्स नहीं हो पाया ना, जैसे कुछ, बताओ, है ना, तो ये आपका फिक्स हो पाया, नहीं हो पाया। तो ये कोई और कुछ आपका अनिश्चयवाचक है। और कोई और कुछ लग के इसका लिए भी आपको दो गो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है जिसका इस्तेमाल प्राणी बोधक के लिए किया जाता है। प्राणी, प्राणी का मतलब ये होता है जिसके अंदर जान होता है, उसके लिए जो किया जाता है बोधक, उसको कहा जाता है। तो प्राणी बोधक के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई, और उसके बाद जाके आपका एक होता है वस्तु बोधक, यानी जिसके अंदर जान नहीं होता, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कुछ। ये भी याद रखना है कि प्राणी बोधक जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई के लिए, वस्तु बोधक कुछ के लिए। और ये जो कोई और कुछ जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें एक पॉइंट और आप एडिट कर सकते हैं कि कोई या कुछ से जो भी संख्या बनेगा, मतलब जो भी लफ्ज बनेगा, सारा का सारा आपका अनिश्चयवाचक होगा। एग्जाम्पल का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई ना कोई, ये देखो कोई से ही बनाना, इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक है। जैसे कुछ कुछ, है ना, तो ये भी आपका क्या बन गया, जैसे बोला सब कुछ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बन गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। यानी कुछ और कोई लग के जो शब्द बनेगा वो आपका अनिश्चयवाचक के ही अंदर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर मतलब कि 6 प्रकार में से 2 प्रकार मैंने बता दिया आपको। तो अगर हम तीसरी प्रकार के बारे में बात करें कि तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, तो तीसरा प्रकार हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो जैसा कि आपको दिखाया दे रहा है, ये क्या करता है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सर्वनाम होता है प्रश्न के लिए, है ना, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है ना, इसमें भी दो बात कहा जाता है ना। एक होता है प्राणी, प्राणी बोधक। ये यहाँ पे भी ये है कि प्राणी के लिए इस्तेमाल कौन सा होता है, एक वस्तु बोधक, यानी वस्तु के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, वस्तु का बोध कौन कराएगा, प्राणी का बोध कौन कराएगा। तो ये जो आपका हुआ कौन या कौन कौन, कौन कौन ऐसे भी लिखा जाता है, कौन कौन, तो ये आपका हो गया प्राणी बोधक। और दूसरा वस्तु के लिए क्या किया जाता है, क्या, ये आपका वस्तु बोधक हो गया जो प्रश्नवाचक का है। पूछा जा रहा है ना क्या, है ना, क्या क्या खाया, तो वस्तु के बारे में, है ना, कौन कौन आया, है ना। तो ये इस तरीका से प्राणी के बारे में जब बात होती है तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक के लिए भी आपको कौन और क्या बात हुआ, इससे जो भी शब्द बनेगा कौन और क्या से समझ लिए वो प्रश्नवाचक है। से आपको वाक्य पढ़ के पता चल भी जाएगा कि हाँ प्रश्न पूछा जा रहा, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है आपका प्रश्नवाचक के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी दो बात कह गया, प्राणी बोधक जो प्राणी के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या। उसके बाद जाके हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, यानी डी नंबर का। तो अब हमने प्रश्नवाचक कर लिया, निश्चयवाचक कर लिया और अनिश्चयवाचक कर लिया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम आपका होता है, ये संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध, यानी रिलेशन को बताता है, संबंध के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए जो या सो, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो संबंधवाचक के लिए दो गो शब्द ये रखिए, और उसके बाद है ना आपको ये है ना संबंध को बता देगा, है ना, ठीक है।
उसके बाद हम कर लेते हैं ई नंबर की बात। पांचवें नंबर का बात करें तो हम कर लेते हैं यहाँ पे निजवाचक। तो निजवाचक का मतलब ये है ना, सुना आप सुने होंगे कहीं पे, है ना, ये निजी मामला है, यानी खुद का मामला है, अपना मामला है, ना बोलता है तुमने बीच में पढ़ो, ठीक है, ये मेरा निजी मामला है, हाँ छेड़छाड़ मत करो, लिख लो तुम अपना पते है ना, अपना पतली गली दबा लो, चाहे साइड से निकल दो, ठीक है, इस तरीका से करता है। तो निज का मतलब स्वयं ही हो जाएगा, ठीक है, स्वयं, यानी कि स्वतः, है ना, यानी आप, सेंस भी वहां पे दे देगा कि मैं अपने आप कर लूंगा, है ना, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ मैं अपने आप चले जाऊंगा, तो यानी खुद से जब काम किया जाता है तो इसलिए अपने, ये जो लफ्ज जो शब्द जो हुआ आपका क्या हो गया, निजवाचक के अंदर आपका चला आएगा, ठीक है। जैसे आपका कहते हैं खुद से, है ना, मैं खुद से कर लूंगा, तो ये शब्द भी क्या चला गया, है ना, अपने आप, सुनते ना, अपने आप, है ना, आप घर चले जाइए मैं अपने आप चलाऊंगा, तो ये आपका जो है ना, यानी खुद से आपका सेंस दे रहा है, तो उस वैसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है, ये सब निजवाचक हो गया। लास्ट हो गया जो कि आपको एक नंबर पे रहना चाहिए, ई एफ, जी ई एफ के बाद, यानी कि आपका होना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सबसे ऊपर में होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऊपर में नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये आपको हमको क्या करना है लास्ट में पढ़ने का, जो समझे, जिस तरीका से मैं पढ़ के अपने आप को मेमोराइज करके रख पाता हूँ जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, तो अपना तरीका मैंने बताया कि हम इस तरीका से करते हैं। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, चाहे आपको उसका स्टडी करता हूँ, तो सबसे पहले पढ़ने के बाद उसमें से देखता हूँ कि कौन सबसे आसान है, तो हम उसी मेथड को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। ये पुरुषवाचक है, तो पुरुष में क्या होता है, पुरुषवाचक में वह शब्द जो सिर्फ क्या करे, स्त्री और पुरुष के बारे में बता दे, जो शब्द सिर्फ स्त्री और पुरुष के बारे में बताए उसको क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक कहा जाता है। पुरुषवाचक के आपको तीन गो प्रकार होता है, जो मैंने इससे पहले बात कर लिया था। उत्तम पुरुष, है ना, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ पे आप देख लीजिए। उत्तम पुरुष जिसको हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, उसके बाद जाके मध्यम पुरुष, माध्यम पुरुष, ठीक है, जिसको हम द्वितीय पुरुष भी कह सकते हैं। तीसरा आपका था अंतिम पुरुष या अन्य पुरुष, है ना, जिसको अंतिम पुरुष भी कहा जाता है। तो ये सर्वनाम के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने पहली वीडियो हाँ दूसरी या पहली वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पे जिक्र किया है। तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप सेशन को क्या करें कि स्टार्टिंग से देखें, ताकि आपके अंदर मतलब कि डेवलपमेंट आएगा, आप अच्छे तरीका से इसको सीख सकते हैं। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको क्वेश्चन मिल रहा है, सबसे पहले तो आपका जांचा जा रहा है ना, हाँ इसका जवाब दीजिए, फिर उसका एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये आपका हो गया जाके यहाँ पे सर्वनाम के बारे में मैंने देख लिया, है ना। तो कुछ कौन सा सर्वनाम था और निश्चयवाचक था, क्योंकि यहाँ पे से पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते क्या है। चलिए देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, तो सुंदर का पर्यायवाची क्या है, ललाम है, भास्कर है, कंचन है, क्या विस्तर है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं दे पा रहे, अभी एग्जाम हम नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, है ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हम जांच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसा सेटअप करके लेके आ रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और उसके बाद जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सही जवाब दीजिए क्या होगा, उसके बाद हम इसका जवाब देते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, सुंदर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि ललाम। ललाम जो आपका होता है वो सुंदर का पर्यायवाची होता है। सुंदर का पर्यायवाची क्या हो गया, ललाम। और क्या ले सकते हैं, मनोहर, मनो मनोहर। और हम क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं एक तरीका से ये ले सकते हैं रुचिर, ठीक है। उसके बाद जाके हम ले सकते हैं एक और कलित।
कोशिश ये है कि एक शब्द का 5 गो आपको पास कम से कम पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो जैसे देख लीजिए, सुंदर, ललाम, मनोहर, रुचिर, कलित, ये आपका सुंदर का पर्यायवाची हो गया 5। अब देखिए ये भास्कर, तो भास्कर जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका सूर्य का है। किसका है? सूर्य का। तो भास्कर एक, सूर्य एक, दिवाकर, दिवाकर है ना। और उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? रवि, दिवाकर है ना। दिनकर भी ले सकते हैं, हाँ दिनकर, दिनकर, रवि, ठीक है। कट हुआ 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। 5 कम से कम हमको पर्यायवाची एक शब्द का पता होना चाहिए। उसी तरीके से कंचन, तो कंचन आपका क्या हो जाएगा? यानी कि एक तरीका से समझिए, ये जो कहा जाता है स्वर्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वर्ण को, स्वर्ण को यानी सोना जिसको हम कहते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? सुवर्ण भी बोला जाता है इससे। और क्या ले सकते हैं? एक हम ले सकते हैं हारक। हारक भी पर्यायवाची किसका है? आपका स्वर्ण का ही है। तो देख लीजिए, कंचन, कंचन, स्वर्ण, सोना, सुवर्ण, हारक, ये आपका क्या हो गया? कंचन का पर्यायवाची हो गया। सबके माने एक ही है। उसके बाद देखिए विषधर, विषधर आप जैसे विषधर, सर्फ, क्या हो जाएगा? सर्फ, सर्फ, सांप, उसके बाद नाग, है ना। और कहा लेते सारंग, सारंग, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गया जाके। तो ये था आपका पर्यायवाची, ठीक है। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ललाम, मनोहर, रुचि, कलित, भास्कर का सूर्य, दिवाकर, दिनकर, रवि, और कंचन का क्या हो जाएगा? स्वर्ण, सोना, सुवर्ण, हारक, विषधर का सर्प, सांप, नाग, सारंग, ठीक है। 5 5 पर्यायवाची मैंने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है कि इसमें लाघव चिन्ह कौन सा है? इनमें लाघव चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह के बारे में बताना आपको कौन सा, ये चिन्ह है लाघव, या ये इस चिन्ह को कहते हैं, या इस चिन्ह को कहते हैं, या इस चिन्ह को कहते हैं, किसको कहते हैं? चलिए, चलिए देखिए 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। ये इस चिन्ह को आपको क्या कहा जाता है? लाघव कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये हिंदी इस वर्ड में जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो ये जो लगा दिए तो ये लाघव चिन्ह हुआ। जैसे मोहम्मद लिखते हैं, ये जो लगा दिए ये आपका लाघव चिन्ह हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है लाघव चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल ये आता है कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लोप चिन्ह। क्या कहा जाता है इसको? लोप चिन्ह, लोप, ठीक है। और इसको कहा जाता है विषमया, विषमयादि, विषमयादि बोधक, ठीक है। और इसको कहा जाता है अल्प विराम, यानी कि छोटा सा जो रहता है अल्प विराम। इससे पहले वाले भी मैंने वहां पे जिक्र किया था, ठीक है। ये क्या था? अल्प विराम, है ना। और ये जो होता है इसको कोष्टक कहा जाता है। ये जो होता है आपका चिन्ह, इसको प्रश्नवाचक कहा जाता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है इसको कहा जाता है पूर्ण विराम, ठीक है। और ये जो चिन्ह होता है ये, और ये इस चिन्ह को कहा जाता है आपको अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम। तो इसको आप क्या करें? याद कर लें, ठीक है। और ये लीजिए, ये भी एक याद आ गया। यानी ये जो होता है आपका, है ना, हाँ ये, इस चिन्ह को कहा जाता है एक तरीका से आप समझिए योजक चिन्ह। छोटा वाले को योजक चिन्ह कहा जाता है, वही थोड़ा सा बड़ा रहता है तो अपूर्ण विराम, यानी कि डैश जब लंबा रहता है तो उसको अपूर्ण विराम कहा जाएगा, छोटा रहेगा तो आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 4 10, 10 को यहाँ पे मैंने चिन्ह के बारे में भी बात कर ली। चलिए देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत डर जाना,
ये आपका मुहावरा और मुहावरा का अर्थ है बहुत डर जाना का सही मुहावरा क्या होगा। तो ये मुहावरा का अर्थ दिया हुआ, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो देखिए खून पीना, दूसरा है कि खून सफेद हो जाना, तीसरा है कि खून खौलना, चौथा है सभी। इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा, दो जो हो जाएगा यानी खो। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। खून सफेद होना यानी बहुत डर जाना। और उसके बाद है कि खून पीना, एक तरीका से आप समझ लीजिए ये जो हो जाना मार डालना या खून पीना। हाँ, खून पीना यानी मार डालना या सताना। ठीक है, मार डालना या सताना। ठीक है, और ये तो खून सफेद होना बहुत डर जाना। खून खोलना, तो खून खोलने का क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाना, है ना, गुस्सा, गुस्सा होना। ये आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, खून खोलना है ना, हाँ गुस्सा। ठीक है, खून खोलना, गुस्सा चढ़ाना, होना वही हो गया, गुस्सा चढ़ाना या होना, चढ़ाना भी, हाँ चढ़ाना, गुस्सा चढ़ाना। ठीक है, तो बहुत डर जाना, खून सफेद हो जाना, खून पीना यानी कि मार डालना या सताना, और या तो खून खोलना यानी गुस्सा होना या खून मतलब गुस्सा चढ़ाना, खून खौलाना, तो खौलाना है, खून खौलाने का तब हो जाएगा जाके, है ना, गुस्सा चढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 28 नंबर का क्या कह रहा। चलिए 28 नंबर में ये कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें से चार क्वेश्चन वाक्य दिया हुआ है, इसमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना। मोहन पढ़ता है, राधा रोती है, अहमद सोता है, वह बोलती है। इसमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण उदाहरण है, कौन है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। चलिए चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, यानी को हो जाएगा, मोहन पढ़ता है। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, ये आपका राधा रोती है, अहमद सोता है, वह बोलती है, ये आपका नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया का मतलब होता है काम, क्रिया का अर्थ क्या हो जाता है, क्रिया का अर्थ काम, है ना, काम का होना या करना ही क्रिया है। ये तो हो गया जाके। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्रिया जो है ना, ये कर्म के आधार पर, कर्म के अनुसार समझ लीजिए, या अनुसार या रचना के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक का नाम है सकर्मक क्रिया, सकर सकर्मक क्रिया, एक का नाम है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जो क्रिया अपने साथ क्या करता है, कर्म को लेता है या संभावना उसको दिखाता है कि हाँ आने वाले हैं। यानी कि जो क्रिया कर्म को अपने साथ लेता है ना, अपने साथ लेता है, या आपको क्या करता है, संभावना दिखाता है, संभावना हो दिखाता है, तो उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और जो ये चीज को फॉलो नहीं करता उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, यानी कर्म जो होता है ना, कर्म बोला जाता है ऑब्जेक्ट को, यानी जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, उसी को कहा जाता है आपका सकर्मक कर्म कहा जाता है। यहाँ पे आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, मतलब इस बात से तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सकर्मक क्रिया को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो क्रिया, है ना, यानी कि जो क्रिया के साथ जो क्रिया के साथ, है ना, कर्म हो या संभावना हो, संभावना हो।
किसका, कर्म का या तो संभावना हो या क्रिया के साथ कर्म हो, उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, मोहन पढ़ता है, तो आगे संभावना व्यक्त हो रहा है कि मोहन जो पढ़ेगा तो किताब पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कुछ तो पढ़ेगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट तो इसके पास है, संभावना दिखा रहा है, इसलिए हो गया, है ना। अब यहाँ पे दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर वो कर्मक क्रिया, वो कर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया जो होता है, यानी जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं लेता, जो क्रिया अपने साथ अपने साथ अपने साथ कर्म को नहीं लेता, तो उसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया। अब जैसे यहीं पे से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि राम आम आम खाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ले लिया कि वह सोता है, वह सोता है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या है, खाना, काम क्या है यहाँ पे, सोना, है ना। यहाँ पे काम क्या है, खाना, यहाँ पे काम है सोना। अब देखिए, तो यहाँ से मिल रहा है कि क्या खाता है, आम खाता है, लेकिन क्या सोता है, पता चला नहीं। ये अपने साथ कर्म नहीं लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया, इसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो जो क्रिया जो आपका, उसी तरीके से देख लीजिए ना आप, मिसाल यहाँ पे जो दिया गया, जैसे देखिए राधा रोती है, तो अब रोती ये तो काम हुआ, रोना काम हुआ ना, है ना। तो राधा, अब इफेक्ट यहीं पे पड़ रहा है, यानी कि एक तरीका से समझ ले यहाँ पे ये जो होता है ना, अकर्मक क्रिया जो होता है ना, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही आपका आ, कर्ता के ऊपर ही फल पड़ता है, यानी जो करता है उसी को इफेक्ट पड़ता है। तो वह सोता है, तो सोता है तो नुकसान घाटा उसी का होगा, फायदा नुकसान। वो हंसता है तो उसी को होगा, जो भी दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पहुंच पड़ेगा। लेकिन अगर राम आम खाएगा तो इसका मतलब है कि आम खत्म हो सकता है, राइट। यहाँ पे इफेक्ट डाला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अहमद सोता है, अब सोया अहमद, उसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ उसका है ना, वो बोलती है। तो यहाँ पे से पता चल पा रहा है कि यानी कि सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया में बस यही अंतर है कि जो क्रिया अपने साथ कर्म को लेती है, यह संभावना दिखाती है, तो वो आपका क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। अभी जो वहाँ लिखा गया था कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन जो पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ना, पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है ना। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ, यानी एक संभावना दे रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वह सोता है, कोई संभावना दे रहा है, वो हंसता है ना, वो दौड़ता है, कोई संभावना दे रहा है, वो पीता है। तो जैसे कि अगर बोला जाए वह पीता है, वह पीता है, तो अब यहाँ पर से एक संभावना दिखाई दे रहा है कि हाँ पीता होगा, क्या, पानी, ड्रिंक, है ना, या दूध, कुछ भी तो पीता होगा ना, संभावना। इसका मतलब ये जो हो गया ना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है। 29 नंबर में क्या कह रहा है आप देख ले। 29 नंबर में कह रहा है कि जीवन का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम आपको बताना है। तो जीवन का सही जवाब आपका, जीवन का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी जीवन का मरण हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा। ये जो कुजाति है ना, कुजाति का यानी विलोम जो होता है वो जाति होता है, ठीक है। और जय का जो होता है विलोम आपका पराजय होता है, पराजय। और ज्वार का जो होता है वो आपका भाटा होता है, कहीं पे देखे होंगे ज्वार भाटा लिखा होगा, है ना। तो ये आपका एक दूसरे का विलोम है, ठीक है। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का, तीसरे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है, बाइबिल 30 नंबर में आखिरी क्वेश्चन, बाइबिल कौन सी संख्या है। तो बाइबिल कौन सी संज्ञा है, सॉरी, बाइबिल कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, धर्मवाचक है, समूहवाचक है। चलिए चलिए देखिए,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ। यानी बाइबिल जो आपका एक ग्रंथ है, ग्रंथ बहुत सा है। जब ग्रंथ की बात रहती तो ये ग्रंथ आपका, ग्रंथ क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। ग्रंथ के अंदर भी आपका बहुत सा, तो बाइबिल भी एक ग्रंथ के अंदर आता है जो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये संज्ञा के था। मैंने संज्ञा के ऊपर इससे पहले मैंने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में संज्ञा के ऊपर मैंने बात की है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना को बात करेंगे कि क्वेश्चन को अगर संज्ञा का सवाल आता है, प्रश्न आता है, तो हम किस तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए, चारों को प्रकार तो यहाँ पे हो गया। पांचवा प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें, अंगों वाला प्रकार देखें, तो यहाँ पे कौन सा छूट गया, भाववाचक छूट गया। भाववाचक। ठीक है, अब देखिए, जब भी संज्ञा का सवाल आएगा तो पहले आपको व्यक्तिवाचक को सोचना है, उसके बाद आपको जाके द्रव्यवाचक को सोचना है, उसके बाद आपको भाववाचक को सोचना है, उसके बाद जाके आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे यानी समूहवाचक को सोचना है। उसके बाद जाके तब इसको सोचना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बाइबिल, तो बाइबिल है तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में सोचे। अब देखें, क्योंकि व्यक्तिवाचक कहा जाता है कि जो चीज़ दुनिया में एक है, जो दुनिया में क्या है, जो दुनिया में, जो दुनिया में, दुनिया में एक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। ये तो बाइबिल एक है ना, तो बाइबिल जो एक जो किताब है ना, तो आपको उस किताब के अंदर क्या है, बाइबिल जो आपका एक किताब हुआ ना जी, तो वो तो एक ही किताब है। ठीक है, इसलिए आपको क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लिए सेना, सेना कौन सा संज्ञा, तो सबसे पहले हम क्या है, व्यक्तिवाचक के ऊपर, तो व्यक्तिवाचक जो चीज दुनिया में एक है, सेना तो एक है नहीं, इसका मतलब है कि व्यक्तिवाचक नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपको भाववाचक, द्रव्यवाचक के पास, द्रव्यवाचक का मतलब होता है नाप तौल, नाप, नाप तौल। तो अब बताइए, क्या सेना को हम नाप तौल करते, नहीं करते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बोला गया था भाववाचक को देखने के लिए, तो भाववाचक के लिए आपको याद रखना है कि भाववाचक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, भाववाचक के लिए यानी जिसको छुआ ना जाए, ना छू सके और ना देख सके। अब बताओ, है ना, सेना को तो छू भी सकते, देख भी सकते, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आता है समूहवाचक को, तो समूह का मतलब होता है भीड़। अब बताइए, समूह को हम कहाँ पे देखते हैं, सेना को हम भीड़ में ही देखते हैं ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका यहाँ पे सेना क्या बन जाएगा, सेना आपका समूहवाचक बन जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप उसे लाइक कर दें, और अच्छा सा कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ पे कौन सा चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ, या कौन सा चीज़ पे और मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक, अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।